हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। इसी के साथ आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज में चले तो 62 नंबर क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद, पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत और तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा क्वेश्चन है निराला। तो आपको बताना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो आप लोगों को मालूम होगा कि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। तो सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधम का विलोम शब्द है। अधम का विलोम शब्द क्या है? तो अधम का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्ष का विलोम शब्द क्या है? आपके सामने अगला क्वेश्चन, पक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो पक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अग्र होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? पश्चात्य का ऑप्शन नंबर सी विलोम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है लिखित, बी है पठित, सी है हस्त और डी है फलित। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मौखिक का विलोम क्या होगा? लिखित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञ क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है न जानने वाला, बी है जानने वाला, सी है कम जानने वाला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का जानने वाला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब न जानने वाला। अनभिज्ञ मतलब न जानने वाला, अभिज्ञ मतलब जानने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण का मतलब क्या होगा? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो। बी ऑप्शन है आपके सामने जो सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त हो और सी ऑप्शन है जिसमें मल ना हो और डी ऑप्शन है जिसका कोई मूल ना हो। तो क्या हो जाएगा? निर्गुण का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुरिया का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है लौटने वाली, बी है न लौटने वाली, सी है जानने वाली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, लौटने वाली। बहुरिया मतलब होता है लौटने वाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राम की गाय दूध देती है। तो कौन सा वाक्य हो गया जाएगा? ऑप्शन नंबर एक है सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है मिश्रित वाक्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सरल वाक्य हो जाएगा। राम की गाय दूध देती है, क्या हो जाएगा?
सरल वाक्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु आ गया सफलता नहीं मिली, किंतु सफलता नहीं मिली। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा इसमें? तो किंतु यहाँ पर आ गया है, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, की आ गया है यहाँ पर, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, और सी है मिश्रित वाक्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसने चोर को पकड़ी, इस वाक्य का शुद्ध रूप है क्या है? तो पहला ऑप्शन है उसने चोर को पकड़ लिया, बी ऑप्शन है उसने चोर को पकड़ा, सी ऑप्शन है उसने चोर को पकड़ी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसने चोर को पकड़ा, उसने चोर को पकड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय क्या है? तो आपसे भेंट हुई, बी है आपसे भेंट नहीं हुई, सी है आपसे भेंट होती है, और डी है आपसे भेंट नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपके दर्शन हुए को इस वाक्य का अभिप्राय होगा कि आपसे भेंट हुई, आपसे भेंट हुई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुहावरा है, मुहावरा क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं मुहावरा। वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थों में रूढ़ हो गया है। सी ऑप्शन है वैसे उक्ति जो लोक में प्रचलित हो गया है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर मुहावरा वैसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाथ का मैल का अर्थ क्या है? हाथ का मैल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है तुच्छ वस्तु, बी है कीमती वस्तु, डी है भारी वस्तु, और सी है महंगी वस्तु। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु। डिंग हाकना का मतलब क्या हो जाएगा? क्या अर्थ होगा डिंग हाकना? तो ऑप्शन नंबर ए है सेखी बघारना, बी है बुराई करना, डी है हंसी उड़ाना, और सी है निंदा करना। तो क्या हो जाएगा? डिंग हाकना का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेखी बघारना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखें चुराना का अर्थ क्या है? आंखें चुराना का अर्थ क्या है? कतराना, सी है ठगना, बी है धोखा देना, डी है चाल चलना। तो क्या हो जाएगा? तो आंखें चुराना का अर्थ होगा कतराना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। थोड़ी विद्या धन बल होने पर इतराना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फरीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है, ये आपको बताना है। फरीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ है? तो पहला ऑप्शन औराही हिंगना, बी सी है सिमरिया, और बी है विस्थवी, और डी है
तरौनी, बी है तरौनी, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औराही हिंगना। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनपुरी जी को कहा जाता है कलम का जादूगर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है, तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, सी है कमलेश्वर, और बी है राजेंद्र यादव, और डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो इसमें नई कहानी आंदोलन से कौन से नहीं जुड़े हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल नहीं जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? तो पहला ऑप्शन है कवि, बी है उपन्यासकार, और सी है कहानीकार, और डी है आलोचक। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, आलोचक है। क्या है? आलोचक है। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की किस नाम से प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए यहाँ पर, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, बी है हिंदी साहित्य का विकास, सी है हिंदी साहित्योतिहास, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट के नाम से प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया? किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है शांति प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है भगवती प्रसाद द्विवेदी। देख लीजिएगा ऑप्शन इधर उधर प्रिंट हो गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कमायनी के रचयिता का नाम है कमायनी, तो आप लोगों को मालूम होगा कमायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुरुक्षेत्र के रचयिता का नाम है कुरुक्षेत्र, तो आप लोगों सभी को मालूम होगा कुरुक्षेत्र किसका है, इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी को, दूसरा है जयशंकर प्रसाद को, तीसरा है नागार्जुन को, और चौथा है सुमित्रानंदन पंत जी को। तो किसको कहा जाता है राष्ट्र कवि? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान, गोदान रचना किसकी है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, चौथा है अज्ञे, और सी है जैनेन्द्र कुमार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गोदान? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप लोगों को मालूम होगा कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।